स्वागत दोस्तों, आगे के सामने मौत चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार राहुल गांधी ने कांग्रेस की बैठक में क्यों कहा कि मोदी ने मरवा दिया। दोस्तों बताएंगे इस बयान के बाद एक पूरी रिपोर्ट छपी है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और राहुल गांधी को ये शब्द क्यों इस्तेमाल करने पड़े। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री ने आरएसएस से कहा है कि अपने पर्चे तैयार रखो, रजिस्ट्रेशन करवाओ वरना करेंगे बड़ी कार्रवाई। बताएंगे कैसे आरएसएस की बैन करने को लेकर एक बार फिर से जिन निकला है चिराग से बाहर और अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी का नाम ही वोटर लिस्ट से उड़ा दिया गया है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से आने वाले चुनाव से पहले तगड़ा झटका है। इसी के साथ में बीजेपी के रेल मंत्री की जमकर हो गई बेइज्जती। दोस्तों और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जिस देश के अंदर रेडी पटरी वालों को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उस देश के अंदर आरएसएस को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के नेता और गृह मंत्री की धमकी एकदम सही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। दोस्तों जहां पर नीट और सीबीएसई, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया गया। कांग्रेस के सभी महासचिव, प्रभारी और प्रदेश के कमेटी के अध्यक्षों को बोला गया है कि पूरी तैयारी रखें। इस दौरान दोस्तों लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैठक के दौरान एक शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी अपनी टिप्पणी करते हुए यानी बयान देते हुए कहते हैं कि मोदी ने मरवा दिया और बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। दोस्तों दरअसल राहुल गांधी को लेकर जो रिपोर्ट है वो ये कि राहुल गांधी इस मीटिंग के दौरान बेरोजगार युवाओं को परेशान किए जाने के साथ साथ एग्जाम पेपर लीक से छात्रों को परेशान किए जाने और विदेश नीति के कमियों का जिक्र कर रहे थे। महंगाई लगातार बढ़ रही है उसका जिक्र कर रहे थे और आम और गरीब नागरिकों के प्रभावित होने का जिक्र कर रहे थे। दोस्तों किसान अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर चिंतित है। संविधान की अनदेखी करके लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इस दौरान लोगों की मुश्किल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने मरवा दिया। आम बोलचाल में कहने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से देश की जनता को बर्बाद कर दिया मोदी ने। दोस्तों और अब ये बात जो मीडिया में चर्चा में आई है दोस्तों, तो भाजपा वाले भड़क रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी जिस भाषा में बात कर रहे हैं दोस्तों वो आम जनता की भाषा है और ये सीधे तौर पर आम जनता के बीच में पहुंच रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ में आरएसएस के बैन करने को लेकर जो जिन है एक बार फिर से बाहर निकला है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चुनौती दी है। दोस्तों और अभी हाल फिलहाल के अंदर ही कर्नाटका के मंत्रिमंडल विस्तार में प्रियंक खड़गे को गृह मंत्रालय दिया गया था। दोस्तों इसके बाद उन्होंने कहा कि देश में जहां हर स्ट्रीट वेंडर यानी सड़कों पर बिजनेस करने वाले यानी स्ट्रीट के जो लोग हैं दोस्तों, खासकर जो ठेला वगैरह लगाते हैं, वे सभी लोग अपना पंजीकरण करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और तब जाकर सामान बेच पाते हैं। लेकिन आरएसएस जैसा संगठन क्या कानून से ऊपर है? कर्नाटका के गृह मंत्री कहते हैं कि कोई भी संगठन ऐसा नहीं चलने देंगे जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा हो। उन्होंने आरएसएस वालों को कहा है कि अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखो। कर्नाटका के अंदर अगर काम करना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आरएसएस मुझे अपने केशव कृपा मुख्यालय बुलाए और मुझे वो कानून दिखाए जिसके तहत सरकार के प्रति किसी संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी आरएसएस जो अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा और सरकार के कानून से बचने की कोशिश कर रहा है। कहां ऐसा लिखा है कि कोई संगठन सरकार के प्रति जवाबदेही से छूट सकता है? दस्तावेज के साथ मेरे कार्यालय या फिर ये लोग आए और मुझे बताए, वे दिखाए कि उन्हें संविधान के प्रावधान किस प्रावधान के तहत छूट मिला हुआ है। मैं इसका मूल्यांकन करूंगा। गृह मंत्रालय को इस मामले पर काम पर लगाया गया है और पूरी डिटेल निकाली जा रही है। दोस्तों ऐसे में खड़गे ने आरएसएस पर दबाव बनाने के लिए साफ तौर पर बोल दिया कि बीजेपी को वैचारिक समर्थन करने वाले और मोहन भागवत ने एक ऐसा संगठन बनाया है जो औपचारिक तौर पर पंजीकृत भी नहीं है, रजिस्टर्ड भी नहीं है। और भागवत ने विवादास्पद रूप से दावा किया था कि आरएसएस मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत पहले से ही मान्यता प्राप्त है और आरएसएस एक व्यक्तियों का समूह है। हमारी जो गुरु दक्षिणा यानी जो दान मिलता है आरएसएस वालों को वो कानून के तहत नहीं आता, यानी आईटी विभाग टैक्स के तहत नहीं आता। दान दक्षिणा मानकर उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। प्रियंक खड़गे ने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और आरएसएस को अपने पेपर तैयार रखने के लिए बोला जा रहा है, यानी दस्तावेज तैयार रखो, कभी भी मांगा जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि आरएसएस को कोई बैन नहीं कर पाए तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में नहीं कर पाएगी। लेकिन गृह मंत्री प्रियंक खड़गे साफ तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सरकार के नियम के अंतर्गत आना चाहिए सारे संगठन को और कोई भी संगठन सरकार के नियमों से ऊपर, कानून से ऊपर नहीं है और आरएसएस पर भी यह नियम लागू होता है, इसीलिए प्रियंक खड़गे जो दस्तावेज तैयार करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर आरएसएस वालों से दस्तावेज मांगा जाए और दस्तावेज ना दे पाए तो कानूनी कार्रवाई सरकार को अपने स्तर पर करनी चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ
संसद के मॉनसून सत्र से पहले राजनीतिक उबाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस में चुनावी हार के बाद सिर्फ टप्पल के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू किया है। दोस्तों कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्वयंभू चाणक्य बताकर निशाना साधा। दोस्तों इसके साथ ही उन्होंने 17 अप्रैल 2026 की उस घटना का जिक्र किया दोस्तों जब एनडीए सरकार में 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई एनडीए की सरकार। और जयराम रमेश का दावा है कि सरकार परिसीमन से जुड़े बिल पर पूरी तरीके से हार गई थी। रमेश ने दावा किया कि उसी हार के बाद विपक्ष को तोड़ने की कोशिश तेज हो गई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 19 सांसदों का एक रहस्यमय पत्र सामने आया। इस पत्र के बाद से ही कयासों का बाजार गर्म है। क्या वाकई विपक्ष में बड़ी फूट होने वाली है या फिर यह नए सियासी गठबंधन का शुरुआत है? जयराम रमेश कहते हैं कि इससे पहले कभी किसी ने लोकसभा में अपनी पार्टी के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश ऐसी नहीं की जैसी केंद्रीय गृह मंत्री आजकल कर रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री इन दिनों संसद में मॉनसून सत्र से पहले बेचैनी दिखा रहे हैं। स्वयंभू चाणक्य को 17 अप्रैल 2026 को अपमानित होना पड़ा था, यानी 2/3 बहुमत का दावा करते हुए इन्होंने मोदी से कहा था कि बिल लेकर आ जाओ, पास करवा लेंगे परिसीमन वाला। लेकिन 2/3 तो छोड़िए दोस्तों, बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए और एनडीए अब तक 2/3 का बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई और परिसीमन से जुड़ा खतरनाक संवैधानिक संशोधन विधेयक अच्छे खासे अंतर से खारिज हो गया। उस करारी हार से तिलमिला गए अमित शाह और अब विपक्ष के पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतंत्र को मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके दुर्भावनापूर्ण मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर महाराष्ट्र के अंदर सबको पता है कि जिस दिन एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक हो जाएगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली एक मजबूत पार्टी दिखाई देगी दोस्तों, क्योंकि शरद पवार चेहरा और कांग्रेस पार्टी का संगठन पार्टी को बड़ा मजबूत करेगा। और यही बड़ा कारण है कि इंडिया गठबंधन में एक चर्चा है कि कुछ पार्टियों का कांग्रेस में विलय होना चाहिए। उसमें एनसीपी एसपी का नाम चल रहा है। सुप्रिया सुले के द्वारा भी ऐसा बयान दिया गया जिससे लग रहा है कि गठबंधन किसी भी वक्त बन सकता है दोस्तों। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चल रही चर्चाओं पर भड़क गए दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को लेकर पलटवार करते हुए कहते हैं कि शरद पवार की एनसीपी समेत अन्य क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस में विलय की जो वकालत कर रहे हैं संजय राउत, उनको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए। और उन्होंने कहा कि दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में शिवसेना यूबीटी का कोई लेना देना नहीं है, इसके बावजूद इस तरीके का बयान दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक और इंडिया गठबंधन आपस में एकजुट हो रही है तो बीजेपी के नेता को काफी तकलीफ हो रही है दोस्तों। और वो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि संजय राउत की वजह से ही ये पूरा गठबंधन बनने की स्थिति में है, या फिर यूं कहिए कि पार्टी के मर्जर की स्थिति यानी विलय की स्थिति बनी है। जब संजय राउत ने बयान दिया था उसके बाद ही सुप्रिया सुले और रोहित पवार के द्वारा टिप्पणी की गई और कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है दोस्तों। तो एक तरीके से संजय राउत इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और इसी बात से चिड़े हुए हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आप लोग अपनी राय जुड़ लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर क्या स्मृति ईरानी का हमेशा के लिए अमेठी से चुनाव लड़ने का सपना टूटने जा रहा है दोस्तों। अब जो अपडेट है वो ये कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो उत्तर प्रदेश के अमेठी की जनता को बोलकर आई थी कि 2024 में आप लोगों ने मुझे हरा जरूर दिया लेकिन मैं आपको अपना परिवार मानती हूं और बार बार यहां पर आऊंगी, उसके बाद से वो काफी बिरला ही दिखाई दी है दोस्तों। यानी कभी कभारी एक आध बार आई है लेकिन ज्यादा टाइम वो दिल्ली और मुंबई में रहती है। ऐसे में अमेठी के अंदर मैदान मवई गांव की पंचायत मतदाता सूची से इनका नाम गायब कर दिया गया है दोस्तों। वर्ष 2019 से 2024 तक लोकसभा अमेठी को इन्होंने प्रतिनिधित्व दिया था, यानी सांसद बनी थी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने इनको केंद्र में मंत्री बनाया था। ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गौरीगंज विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले मवई गांव में इन्होंने अपना आवास बनाया और गांव के मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत करवाया दोस्तों। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान किया। ये मामला 10 जून को पंचायत मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद का है। स्मृति ईरानी का नाम हटाने के पीछे जिलाधिकारी ने बताया कि जांच के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही सही स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी का नाम पंचायत की वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो एक तरीके से प्रधान और लोकल लोग ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले को लेकर अब तंज कसना शुरू कर दिया है कि स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता को मूर्ख बनाया। पहले उनसे कहा कि आप मुझे वोट दीजिए, आपके साथ रहकर यहाँ का विकास काम करेंगे, लेकिन बाद में जब चुनाव में हार गई तो अब मुंबई और दिल्ली घूम रही है। अमेठी तो बिरला ही कभी नजर आती है। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जिसमें
मोदी के 12 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए बीजेपी के रेल मंत्री और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे थे जयपुर के अंदर। दोस्तों जयपुर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी ने काफी विकास किया है और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पूरा होने यानी दोस्तों लगभग 12 साल पूरा होने का जश्न मना रहे थे और अपनी सरकार के द्वारा किए गए तथाकथित काम बता रहे थे दोस्तों। जबकि इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा रेल के हादसे देखने को मिले हैं, इसके बावजूद इन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन ये उल्टी सीधी बातें गिनवा रहे थे कि हमने वो विकास कर दिया, ये विकास कर दिया दोस्तों। लेकिन 13 मिनट तक ऐसा बोल पाए और फिर अचानक से पता चलता है कि पावर कट हो गया, बिजली चली गई दोस्तों। आसपास मौजूद सारे मंत्री हिल गए दोस्तों और उन्होंने अपना टॉर्च जलाकर यानी मोबाइल फोन का टॉर्च जलाकर जैसे तैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। लेकिन जब अंधेरा हो गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होता। एक तरीके से मंत्री का मुंह देखने वाला था दोस्तों, जो विकास के लिए गुणगान गा रहे थे। और अपनी ही सरकार लगभग 3 साल से यहाँ पर अभी चल रही है। 2023 के बाद से सरकार है बीजेपी की राजस्थान में दोस्तों, और वहां पर यह हालात है कि ये लोग बिजली नहीं दे पा रहे, वो भी भाजपा के मुख्यालय तक में बिजली नहीं आ रही। इस पूरे अपमान को लेकर लोगों ने जमकर निशाना साधा और कहा यही विकास है देश का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जयपुर जो राजधानी है राजस्थान की, जहां भाजपा की सरकार इससे पहले कई सालों तक रही और अब तो 3 साल से लगातार चल रही है, वहां पर ये लोग बिजली मुहैया नहीं करवा पा रहे। मतलब विकास के जो गुणगान करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों और मोदी चालीसा पढ़ने के लिए पहुंचे थे दोस्तों, तो उनको पता चला कि विकास तो छोड़िए, यहाँ पर बिजली जो मूलभूत जरूरत होती है आम इंसान की वो भी उपलब्ध नहीं है। यानी एक तरीके से बेइज्जती करवाकर लौटे हैं दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी राजनीतिक भूचाल के बीच 20 में से 19 बागी सांसदों ने पार्टी से अलग होने का मन बना लिया है दोस्तों। 18 मई को अपने नामों की सूची आधिकारिक तौर पर लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यालय को भेज दिया गया है। ये बगावत पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ मानी जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि अब वो वायरल भी हो रहा है पोस्ट दोस्तों, जिसमें दिखाया जा रहा है कि सिग्नेचर किए गए हैं इन सारे सांसदों के द्वारा। साथ ही साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज की गई है दोस्तों। और ममता बनर्जी पर कथित तौर पर चुनावी भाषण के दौरान धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। एक आरोपी ने उनके खिलाफ पहले शिकायत दर्ज कराई थी, जो बाद में FIR के अंदर तब्दील कर दी गई है दोस्तों। ऐसे में गंदा धर्म बताए जाने वाला उनका एक बयान था, जिसका जिक्र करते हुए यह मामला दर्ज करवाया गया। और TMC के पीछे ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के लोग पड़े हुए हैं दोस्तों, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार को खुश करने वाले जो तथाकथित कारोबारी है, वे लोग भी मामला दर्ज करवा रहे हैं ताकि उनके मामले पर कोई कार्रवाई हो जाए ममता बनर्जी पर और बीजेपी की तरफ से एप्रिसिएशन यानी भारतीय जनता पार्टी तारीफ करे। तो दोस्तों हर तरीके से कोशिश किया जा रहा है दबाने की। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के परिवार व उनकी बेटी पर जिस निम्न स्तर की टिप्पणी की गई दोस्तों, उसकी घोर निंदा करते हुए और आपत्ति जताते हुए वीरेंद्र यादव MLA के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है दोस्तों। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश दिखाया और 11 जून 2026 को समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को पत्रक देकर इस पोस्ट के बारे में जिक्र किया गया, जो सोशल मीडिया पर किया गया था दोस्तों। और अदिति यादव के खिलाफ उल्टा बयान दिया गया था, बल्कि अदिति यादव के चरित्र का हनन करने की कोशिश की गई थी दोस्तों। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी गाजीपुर की तरफ से अपडेट दी गई है। समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा जिसके हेड है धर्मचंद्र यादव एडवोकेट और जिला अध्यक्ष है, उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और आप भी मानते हैं कि इसी तरीके से जो लोग महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं दोस्तों, और उन्हें लगता है कि विपक्ष के नेता जो अभी पावर में नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ कुछ भी उल्टा बोलकर बच जाएंगे, उन लोगों को इस तरीके का सबक सिखाना जरूरी है। और ये एकदम सही सबक सिखाया गया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। और जिस तरीके की बयानबाजी योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है और उनके मंत्रियों के द्वारा आजकल बयानबाजी की जा रही है, इससे पता चल रहा है कि 2027 का चुनाव ये लोग फिर से अपने पुराने रणनीति के हिसाब से लड़ेंगे, यानी वही धार्मिक नारों के इर्द गिर्द राजनीति की जाएगी दोस्तों। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया, जहां पर उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक कैनेडी हॉल के अंदर कार्यक्रम कर रहे थे दोस्तों। बड़ी बात यह थी कि ये सरकारी कार्यक्रम कर रहे थे और अपनी सरकार की उपलब्धि गिनवा रहे थे। मेरठ मंडल के किसानों का सरकारी कार्यक्रम था अलीगढ़ में AMU के अंदर। ऐसे में दोस्तों इस दौरान सरकारी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता को पता था कि वो AMU के अंदर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर है। वहां उन्होंने जानबूझकर जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लगवाए। बड़ी बात यह दोस्तों, एक तो सरकारी कार्यक्रम है, वैसे भी धार्मिक नारे नहीं लगाने चाहिए। और दूसरा ये कि जब पता है कि AMU एक मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ संस्थान है, कैंपस है, तो वहां पर ये नारे लगाकर क्यों स्थिति को खराब करने की कोशिश बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। दिनेश प्रताप सिंह वही बीजेपी
बीजेपी के नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। दोस्तों राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। राहुल गांधी का चुनाव देखते थे अमेठी के अंदर, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में गए तो बीजेपी ने इनको मंत्री बनाया। उसके बाद अब इनको भाजपा में जाकर अपने आप को भाजपाइयों से भी बड़ा हिंदुत्ववादी नेता साबित करने की जरूरत है, तभी जाकर इनको मंत्रिमंडल का पोस्ट इसी तरीके से मिलता रहेगा। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अब ये नारेबाजी कर रहे हैं, वो भी एएमयू के अंदर। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि चाहे मंत्री हो बीजेपी का या छोटा कार्यकर्ता हो, सब इसी तरीके का रवैया अपनाते हैं और खासकर जो दूसरी पार्टी से बीजेपी के अंदर जा रहे हैं वो और ज्यादा अपने आप को हिंदुत्ववादी नेता साबित करने के लिए विवादित बयान की लिमिट पार कर देते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में समय से पहले चुनाव की आहट के बीच में बीजेपी जल्द ही सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर विमर्श शुरू करेगी। दोस्तों दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और केंद्रीय संगठन की नई टीम गठन करने को लेकर भी चर्चा चल रही है। गौरतलब है कि इस संदर्भ में राज्य में बीजेपी की 2 सहयोगी दल जिसमें सुभाषपा और निषाद पार्टी मुखिया ने भाजपा नेतृत्व से मुलाकात करके राज्य की ताजा राजनीतिक हालात के बारे में, स्थिति के बारे में चर्चा की है और सीट बंटवारे पर जल्द मंथन शुरू करने का अनुरोध किया गया है। 12 साल के कार्यकाल पर बुधवार को भारत मंडपम के अंदर एक कार्यक्रम किया गया था दोस्तों, जिसमें सहयोगी दल के लोग मौजूद थे और उत्तर प्रदेश में अब अपना दल एस हो या फिर सुभाषपा पार्टी हो या फिर निषाद पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय लोक दल हो, ये सबके सब बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि समय से पहले सीट बंटवारा किया जाए, वरना बाद में पता चलेगा कि चुनाव नजदीक आ गए और दूसरी पार्टियों के पास ये लोग जा भी नहीं सकते तो भारतीय जनता पार्टी औने पौने सीट में निपटा देगी। तो इसीलिए बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो पहले ही यानी चुनाव से पहले ही तय करे कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और ये दबाव जानबूझकर बनाया जा रहा है ताकि पता चले कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट देने को तैयार है। और अगर बीच में बीजेपी कहीं ना कहीं सीट देने से मना करेगी तो फिर पलटी मारने के लिए सारे नेता तैयार ही रहते हैं दोस्तों। साथ ही साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेता एक बयान देते हैं दोस्तों, पीयूष बबेले। वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन 8 जून को बैठक में राहुल गांधी का जो भाषण आया था हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अब राजनीतिक तरीकों से ज्यादा प्रतिरोध के तरीके पर भरोसा करना चाहिए, यानी राजनीतिक तरीकों से ज्यादा हमको प्रतिरोध यानी मोर्चा खोलकर आंदोलन करके और सड़कों पर संघर्ष करके अपना विरोध जताना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा हो चुका है। पीयूष बबेले आगे कहते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उसके बाद चुनाव जो लूटे जा रहे हैं ये तभी रुकेगा और लोकतंत्र तभी बचेगा जब प्रतिरोध रेजिस्टेंस का रास्ता पकड़ा जाएगा, यानी विरोध किया जाएगा, सड़कों पर मैदान में उतरा जाएगा दोस्तों। और पूरी तरीके से सड़कों का संघर्ष ही अब देश के लोकतंत्र को बचा सकता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो वोट चोरी हो या फिर सीट चोरी हो या फिर कुछ भी तरह तरह के हथकंडे अपनाना हो, ईडी सीबीआई और सारे बड़े डिपार्टमेंट भी साथ में है, सरकार का पूरा तंत्र साथ में है, तो उसके बाद सब पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और कई लोग दबाव में बिखर भी जाते हैं, पार्टियां टूट जाती है, लोग इधर से उधर चले जाते हैं, बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए हर तरीके के साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब एक ही रास्ता बचा है जिसे संघर्ष किया जा सकता है और वो है सड़कों की लड़ाई, और सड़कों का संघर्ष ही देश के लोकतंत्र को बचा पाएगा। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर फर्जी एनकाउंटर की जांच की जाएगी। अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है दोस्तों। आपको बता दें कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के फर्जी एनकाउंटर का जिक्र कर रहे थे और आप लोग जानते हैं कि जो आंकड़े दिए गए हैं उससे ये पता चलता है कि 17 मई से लेकर 2026 तक उत्तर प्रदेश में तकरीबन 17,000 एनकाउंटर किए गए हैं, 289 अपराधी मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं, हजारों गिरफ्तार हुए हैं। 2025 में अकेले 48 लोग एनकाउंटर में मारे गए, जो 8 साल में सबसे ज्यादा है। सरकार और पुलिस इसे कानून व्यवस्था सुधार का हिस्सा बताती है। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। वहीं पर दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुराने आंकड़ों में यूपी फर्जी एनकाउंटर शिकायत में सबसे आगे रहा है। ये आंकड़ा दिया है 12 साल में कुल 1241 शिकायतों में 455 अकेले उत्तर प्रदेश से सामने आई थी, एनएचआरसी के सामने यानी नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के सामने दोस्तों। और हाथरस में 2025 के अंदर फर्जी एनकाउंटर मामले में थाना अध्यक्ष और पूरी टीम को सस्पेंड किया गया। कई मामलों में कोर्ट ने पुलिस पर सवाल खड़े किए, कुछ में जुर्माना भी लगाया गया। अखिलेश यादव समेत विपक्ष के नेता दावा करते हैं कि पीडीए समाज को टारगेट किया जा रहा है एनकाउंटर के नाम पर। अखिलेश यादव इसीलिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद एनकाउंटर की जांच की बातें बोल रहे हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला देने वाली खबर है। अखिलेश यादव अगर एनकाउंटर की जांच करवाएंगे तो आप लोग जानते हैं कि कौन कौन इसमें दोषी निकल सकता है दोस्तों और किस तरीके के मामले दर्ज किए जा सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी का जो पॉडकास्ट आया है दोस्तों, उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि तेजस्वी यादव 40% आश्वस्त है कि चुनाव चोरी हुआ है, ममता बनर्जी 90% आश्वस्त है कि चुनावी चोरी हुआ है, चुनाव चोरी किया गया है, उद्धव ठाकरे 40% आश्वस्त है, लेकिन राहुल गांधी 100% आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से इस बात को मानता हूं, यानी 100% इस बात को मानता हूं कि चुनावों में चोरी हो रही है। अपने मन से हर तरफ का संदेह निकाल दीजिए, यानी अपने मन के अंदर जो भी संदेह उसे निकाल दीजिए, बचा कुचा संदेह। और ये बात एकदम सही है, 100% सही है, 100% सही है कि चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों इस बार हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अखिलेश यादव का एक बयान सामने आता है दोस्तों, कासगंज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे अखिलेश यादव। वहां कहते हैं कि
इस बार हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और साथ में है तैयारी अब पूरी हो चुकी है। जब एक एक कार्यकर्ता अपने गांव घर में वोटर लिस्ट को ठीक कर लेगा तो हम लोग आराम से चुनाव जीत जाएंगे। अखिलेश यादव कासगंज में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे दोस्तों, और जिले में पहुंचने के बाद उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। पग पग पर जनता अखिलेश यादव के स्वागत के लिए मौजूद थी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार भ्रष्टाचार के कई आरोपों से जूझ रही है दोस्तों। उद्योग में तबादला, 600 करोड़ के वसूली का मामला और राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला भी एक बड़े विवाद का कारण बना हुआ है दोस्तों। और अखिलेश यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं से इसी के इर्द गिर्द आम जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के हादसे की जांच के 1 साल के बाद भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आ पाई दोस्तों। यानी आप लोगों को याद होगा कि एक बड़ा हादसा गुजरात में देखा गया था, जहां पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी प्लेन में बैठे हुए थे और उनकी हादसे में जान चली जाती है। ऐसे कई और लोग थे दोस्तों वहीं पर। इस पूरे मामले को लेकर 1 साल बीतने के बाद AAIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की ओर से इस मामले की 1 साल से जांच की जा रही है दोस्तों। लेकिन हकीकत यह है कि बारीकी से जांच करने के बावजूद विमान के सिस्टम, फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा, ब्लैक बॉक्स, इंजन के पुर्जा और ऑपरेशनल रिकॉर्ड की जांच में कामयाबी तो मिली है, लेकिन कामयाबी मिलने के बावजूद ये नहीं बताया गया दोस्तों कि क्या कारण था इतना बड़ा हादसा होने का। और लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि इस हादसे को लेकर अंतिम रिपोर्ट आएगी और लोगों को पता चलेगा। यानी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कन्नी काटा जा रहा है, इस पूरे मामले पर बचने की कोशिश की जा रही है। और आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ थालापति विजय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दोस्तों देश भर के सभी लोगों को चौंकाया है, खासकर राजनीतिक जो समर्थक है जिनको लग रहा था कि आखिर किस दिशा में जाएंगे थालापति विजय। उनके लिए बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि थालापति विजय ने 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को रोक दिया है जो अडानी से जुड़ा हुआ था। स्मार्ट मीटर का यह प्रोजेक्ट तमिलनाडु के अंदर अडानी को दिया गया था। ऐसे में थालापति विजय किस तरीके की राजनीति आने वाले दिनों के अंदर करेंगे दोस्तों, उसे लेकर एकदम क्लियर हो गया है कि थालापति विजय कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अडानी की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।